अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट है SF4। पहली स्टेप क्या ड्रॉ करनी है आपको, और हाँ आपको वो टेबल मतलब एकदम से लर्न करना है। लर्न करने के बाद ही आपको उसका टाइप पहचानने के बाद ही आपको उसका स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री निकालनी आएगी। तो SF4 यहाँ पर देखो, यस उसके साइड में है फ्लोरीन के 4 एटम्स। अब लुईस स्ट्रक्चर तो मतलब आना ही चाहिए। और सल्फर के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, और फ्लोरीन के पास होते हैं 7। तो मैं एक ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पर, राइट, एक ही ड्रॉ करती हूँ, बाकी के 6 ऐसे लिखना नहीं है, बस मैंने बताने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, ये फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। हर फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। अब देखो सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर उसकी अभी बाकी है। अब लुईस स्ट्रक्चर तो हो गया, फिर क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो देखो बॉन्ड पेयर कौन सी है, 1 2 3 4, और एक लोन पेयर बची है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर लिखा है, राइट। तो यहां पर हो गया 1, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से 5। अब इसका टाइप पहचानना है हमें। टाइप कौन सा है, देखो इसको हम लिखेंगे सेंट्रल एटम को A। बी मतलब कितने बॉन्ड किए हैं, वो भी कौन से बॉन्ड देखने हैं हमें, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना। तो कितने बॉन्ड है, 4, और एक लोन पेयर है इसलिए यल लिखेंगे। एक है इसलिए आप यल 1 लिख भी सकते हो, मतलब कोई जरूरत नहीं है लिखने की, खाली यल लिखना है आपको, AB4 यल। और उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेबल में देखना है, वो है सीसॉ। अब नेक्स्ट है ICl4 माइनस। देखो अभी, हाँ मैंने क्या कहा था, पहले तो आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले हम लिखेंगे सेंट्रल एटम, उसके बाजू में लिखने हैं हमको पेरिफेरल एटम्स। अब ये देखो, ये जो निगेटिव चार्ज है वो हमें देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मतलब ये I और Cl इन दोनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब जो निगेटिव चार्ज होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, निगेटिव चार्ज गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन हम इस क्लोरीन को दे देंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आयोडीन के पास, और ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स है ये आयंस के, वो आपको याद रखने हैं। बस कुछ ही ऐसे स्ट्रक्चर आयंस है ऐसे, जो कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब कोई तो बॉन्ड आयोडीन के साथ किसी ने तो और एक बॉन्ड किया था यहाँ पर, वो उसके साथ ब्रेक हो गया है, सपोज एक्स ओरिजिनल मॉलिक्यूल में वो ब्रेक हो गया और आयोडीन पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन देना होगा आयोडीन को, बल्कि ऐसा लगता है कि हमें क्लोरीन को देना होगा। समझ में आया, मतलब ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल कुछ और था, उसका बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन I की तरफ चले गए, इसलिए चार्ज जाएगा आयोडीन पे। देखो जैसे कि मतलब क्लोरीन, हर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी, 7, राइट। और आयोडीन के पास कितने होंगे, ओरिजिनली 7, और एक एक्स्ट्रा आ गया। अब क्लोरीन तो हर क्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो देखना है, 1 2 3, हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन रह गया। आयोडीन के पास बच गए अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स।
तो पहले हम बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड कितने किए हैं इसने? 4 बॉन्ड है। हाँ, लोन पेयर कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर, यहां पर आएगा 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है? 6, राइट। अभी उसका टाइप देखना है। टाइप क्या है देखो, सेंट्रल एटम। बी, बॉन्ड कितने किए हैं? 4। लोन पेयर कितनी है? 2, AB4L2। उसकी अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो वो है स्क्वायर प्लेनर। अब नेक्स्ट, हाँ यहां पे देखो SOCl2, इसका स्ट्रक्चर पहले हम निकालेंगे। ये देखो SOCl, कुछ मतलब स्ट्रक्चर्स आपको देख के ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल कौन है, पेरिफेरल कौन है, ये बताना मुश्किल होता है। उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको ही हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो, सल्फर यहाँ पर सेंट्रल एटम है। बाकी क्लोरीन, क्लोरीन के पास तो है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 6, और सल्फर के पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का तो फिक्स है, एक बॉन्ड करेगा। ये भी क्लोरीन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑक्टेट ऑक्सीजन को कंप्लीट करना है। भले ही सल्फर का हो गया हो, लेकिन वो उसका एक्सपांड हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसके साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, राइट। सल्फर का हो गया, ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है, हमने देखा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालनी है, उसका फॉर्मूला है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आप देखो बॉन्ड पेयर कितनी है, आप बोलोगे कि 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, लेकिन नहीं, हमें पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है इसमें। तो ये सिग्मा होगा, एक पाई होगा, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने हैं। सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, राइट। अब देखो, तो फिर यहाँ पर बॉन्ड कितने फॉर्म किए हैं? 3, और लोन पेयर 1 बची है, इसीलिए हम 4 करेंगे। अब इसका टाइप कैसे निकालोगे आप? ए, कितने बॉन्ड किए हैं यहाँ पर? 3, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना, और लोन पेयर 1 है, इसलिए AB3L। उसकी ज्योमेट्री अगर देखोगे तो वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। अब नेक्स्ट थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, मतलब इसमें आपको समझेगा कि प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। देखो, हमने पहले देखा था बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वो तो मतलब बहुत ही बेसिक है। फिर हमने लुईस स्ट्रक्चर देखा और उसके बॉन्ड पैरामीटर्स भी देख लिए। उसके बाद हमने लुईस स्ट्रक्चर तो बस बॉन्ड मतलब कैसे निकालने हैं उस स्ट्रक्चर में वो बताता है, और नेक्स्ट हमने देखी VSEPR थियरी, वो क्या काम करती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन सी है ये बताने का काम करती है। और ये जो थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये हमें बताती है प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सो देखते हैं। इट इज अबाउट प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बस इतने तक ही, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो भी राइट है, लेकिन वो ऊपर ऊपर का बताया था। अब डिटेल में क्या है हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। मतलब कुछ ऐसे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल है, और ये दूसरा, सॉरी ये न्यूक्लियस, ये उसकी आउटर मोस्ट शेल, ये दूसरा एक एटम है, ये उसकी आउटर मोस्ट शेल है। इनमें अगर बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे होंगे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसकी हो गई ओवरलैपिंग, ठीक है। ये भी पार्शियल मतलब आधी से भी कम, मतलब कुछ कुछ ओवरलैपिंग हो जाती है। Overlapping orbitals must have one unpaired electron with opposite spin.
ये क्या होता है वो एटम चैप्टर में बताया है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन एक तो पॉजिटिव स्पिन में घूमता है या फिर मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया उनका अपोजिट स्पिन होना चाहिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं होने चाहिए बस। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये भी हमने देखा था। हमने क्या देखा, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ कम है, तो उसमें भी हमने देखा था अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्गनेस। अगर बॉन्ड की लेंथ अगर कम है तो वो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब लेंथ कम मतलब क्या, अगर ये कुछ ओवरलैपिंग है और ये दूसरी ओवरलैपिंग है, तो सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। और जहां पर कम ओवरलैपिंग है वो बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी। मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रांगनेस ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव ओवरलैप ओनली। ये बस याद रखना है आपको, मतलब बॉन्ड क्या होता है, बस पॉजिटिव ओवरलैप करता है। 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है। 3 टाइप की होती है ओवरलैपिंग। कौन सी देखो, पॉजिटिव ओवरलैप होता है, उसमें क्या होती है, एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है। मैंने आपको एनर्जी का भी कंसेप्ट बताया था कि एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो जो मतलब जो कि मॉलिक्यूल है, मतलब कोई भी सिस्टम ले लो, वो हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग और बॉन्ड किस लिए फॉर्म होता है, वो स्टेबिलिटी, मतलब उसको स्टेबिलिटी चाहिए उस एटम को, इसलिए बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर वो स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी लो है, राइट। स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी कम है, मतलब ओवरलैपिंग क्या है उसकी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग ज्यादा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी टाइप है निगेटिव ओवरलैपिंग, जिसमें कि एनर्जी ज्यादा होती है सिस्टम की, मतलब वहां पर बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है, बॉन्ड वही फॉर्म होता है, और क्यों फॉर्म होता है, स्टेबल होने के लिए। अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब उसमें कौन सा ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव। उसके अपोजिट है निगेटिव ओवरलैपिंग, मतलब एनर्जी ज्यादा है और वहां पर बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। और एक थर्ड है जीरो ओवरलैप, एनर्जी सेम नो बॉन्ड, एनर्जी वैसी की वैसी रहती है लेकिन वहां पर बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। अब लास्ट देखो, वैलेंस नंबर ऑफ, वैलेंसी, हम यहाँ पर डेफिनेशन दी है वैलेंसी की। वैलेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उस मॉलिक्यूल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये हो गई उसकी वैलेंसी। आगे है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये देखो, ये हमने देख लिया पूरा का पूरा वीबीटी का कहना। वीबीटी क्या कहती है, पार्शियल ओवरलैपिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और उसमें भी 3 टाइप्स है ओवरलैपिंग के, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। और बस पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ही बॉन्ड फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ये देखना है। अब यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है ये देखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी होगी। देखो, एनर्जी और स्टेबिलिटी, इनका रिलेशन आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हेन प्रोसेस अकर्स ऑन इट्स ओन देन एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैंने क्या बोला, पहले ही बताया था, फिर रिवाइज कर रही हूं मैं यहाँ पर। अगर लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे होता है रिपल्शन,
मतलब वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें होता है अट्रैक्शन, और जहां अट्रैक्शन है मतलब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब ही इसका ऐसे होता है कि वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। अब यहां पर देखो, व्हेन प्रोसेस अकर ऑन इट्स ओन, प्रोसेस अपने आप हो रही है, मतलब क्या, मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दूर दूर है अगर है भी, तो वो अपने आप अट्रैक्ट करने लगेंगे इसी को मतलब इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को कोई मतलब बाहर से एनर्जी नहीं दी जाती कि उनको अट्रैक्शन के लिए, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय नेचुरल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए हमें कुछ एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, या फिर फोर्सफुली कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो अट्रैक्शन है वो नेचुरल है, मतलब ये जो है वो अपने आप हो रहा है, मतलब ओन तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये प्रोसेस अपने आप हो रही है तो उस सिचुएशन में सिस्टम की एनर्जी कम होती है। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी प्रोसेस ऑन हो रही है तो वहां पर सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। रिलीज होना या फिर एनर्जी कम होना, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो गई तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, वरना मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं हुए होते, उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो बॉन्ड फॉर्म करने से आ जाती है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखो, व्हेन प्रोसेस अकर बाय फोर्स देन एनर्जी इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, उसके अपोजिट है। अगर आप सपोज ए पॉजिटिव चार्जेस है, वो तो रिपेल ही करने वाले हैं, लेकिन आपको जरूरत है कि समझो कोई ऐसी आपको मतलब जरूरत ही है कि उनको पास लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे वो क्या होंगे, फोर्सफुली पास आ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, मतलब फोर्सफुली पास आ जाएंगे। तो उस वक्त क्या हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब क्या, स्टेबिलिटी घट जाएगी, राइट। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी उनका इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।